आज तक आपके साथ मैं नेहा बाटम। पिछले 2 दिन से पूरा देश लांस नायक हनुमंत थप्पा की सलामती के लिए दुआएं मांग रहा है। हनुमंत थप्पा उन वीर योद्धाओं में से एक हैं जो सियाचिन में खून जमा देने वाली ठंड में भी देश की सेवा में डटे रहते हैं। हमारे संवाददाता जुगल पुरोहित उन्हीं हालात का जायजा लेने पहुंचे सियाचिन। हम उन्हीं से जान लेते हैं कि वहां उन्होंने क्या देखा, लेकिन उससे पहले देखिए उनकी ये रिपोर्ट। आज तक की टीम पहुंची देश की उस सरहद पर जहां जमीन पर जमी है बर्फ, आसमान से बरसती है बर्फ और गरजती रहती हैं बर्फीली तूफानी हवाएं। ये नजारा जितना खूबसूरत है, जिंदगी के लिए उतना ही खतरनाक। यही है वो बर्फीला रेगिस्तान जहां 3 फरवरी को आए तूफान ने 9 सैनिकों की जान ले ली और आज तक की टीम उसी सियाचिन की सरहदों की हकीकत जानने पहुंची। बीस 20,000 फीट की ऊंचाई पर देश की सरहद। सियाचिन में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा आज तक। आज तक संवाददाता जुगल पुरोहित ने जब सफर की शुरुआत की तो मौसम भी मेहरबान था, लेकिन सियाचिन में मौसम का बदलना पलक झपकने जैसा ही होता है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच सियाचिन का सफर जारी था कि अचानक मौसम ने करवट ली। Limitations of the aircraft, we cannot take any chance. It has been snowing at the location where we are going, so we'll have to turn back. इस मौसम से मुकाबला आसान नहीं होता, लेकिन आज तक संवाददाता ने एक और कोशिश की। बेस कैंप से सियाचिन ग्लेशियर की तरफ बढ़ चले, साथ ही हेलीकॉप्टर से कैमरे में कैद करते रहे इस एकांत, निर्जन और बर्फीले रेगिस्तान की तस्वीरें जहां जीवन की हलचल नहीं के बराबर है। हेलीकॉप्टर से अचानक सफेद बर्फ पर नजर आई आगे बढ़ती एक पंक्ति। यकीन करना मुश्किल था, जमा देने वाली ठंड के बीच बर्फ के मैदान में नजर आ रही वो पंक्ति सेना के जवानों की थी, जो सन्नाटे को तोड़ती आगे बढ़ती जा रही थी। Look at that. That is an Indian Army patrol moving from its home base further up. This is the manner in which the weather is the biggest factor. 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर का वो हिस्सा जहां 3 फरवरी को बर्फीला तूफान आया था, जहां 19 मद्रास रेजिमेंट के 9 जाबाज कुर्बान हुए, वहां पर आज तक भी पहुंचा। यही बर्फ जब तूफान की शक्ल लेती है तो जानलेवा बन जाती है। हर वक्त बर्फीली पहाड़ियों से ढके रहने वाले सियाचिन ग्लेशियर के करीब 74 किलोमीटर हिस्से पर सेना के जवान पहरा देते हैं। सैनिक यहां पर गश्त करते हैं और वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। 3 फरवरी को तूफान के बाद से मौसम यहां पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, मगर इतने मुश्किल हालात के बीच अब भी सैनिक अपना फर्ज निभाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। लांस नायक हनुमंत थप्पा भी अपने 9 साथियों के साथ 3 फरवरी को यहां गश्त कर रहे थे, मगर बर्फीले तूफान में 9 जवान नहीं बच सके। खुशकिस्मत हनुमंत थप्पा का दिल्ली के RR आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। करीब -50 डिग्री तापमान के बीच 6 दिन तक 35 फीट बर्फ के नीचे जिंदा रहने वाले हनुमंत थप्पा कोमा में हैं। हनुमंत थप्पा सियाचिन के इसी बेस कैंप से सरहद की निगरानी करने निकले थे, जहां प्रकृति जिंदगी को हर पल चुनौती देती है, लेकिन सरजमी की हिफाजत का हौसला इतना बुलंद होता है कि बर्फीली चोटियां भी इस जज्बे को सलाम करती हैं। इतना बिल्कुल कहा जा सकता है कि सियाचिन ऐसी जगह है जहां हमें होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो स्थिति है और आस पड़ोस के जो मुल्क है और हमारा जो इतिहास रहा है, उसके कारण ये जरूर कहा जा सकता है कि वहां पर ना रहना भी नुकसानदायक होगा।
कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ जुगल पुरोहित, ले से आज तक। ले से जुगल पुरोहित की ये रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त जुगल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जुगल वही शख्स हैं जिन्होंने बेस कैंप से सियाचिन तक का सफर हेलीकॉप्टर से तय किया। जुगल, आपने इस परिस्थिति को बेहतर तरीके से और काफी करीब से समझा और परखा। विस्तार से बताइए किस तरह की परिस्थितियां होती हैं सियाचिन में। देखिए नेहा, मैं डिफेंस कवर करता हूँ एक बीट के नाते, और एक कर्नल साहब हैं जिन्होंने सियाचिन में कई टेन्योर वहाँ रहे हैं। वो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कुछ सालों पहले। उन्होंने कहा था कि जब एक आदमी सियाचिन जाता है और वहाँ से अपना टेन्योर, अपना डिप्लॉयमेंट ख़त्म करके आता है, तो कहीं ना कहीं वो अपना एक हिस्सा हमेशा के लिए छोड़ देता है या सियाचिन उससे ले लेता है। ये जगह किसी भी तरह के जीवन के लिए नहीं बनी। यहाँ पर घास नहीं उग पाता, तो खैर इंसान को रहने की तो बात बहुत दूर है। हम यहाँ क्यों हैं? हम इसलिए हैं क्योंकि सियाचिन एक ऐसी जगह है जहाँ से हम चाइना और पाकिस्तान पर, दोनों पर एक ही जगह से पूरी तरह से निगरानी रख सकते हैं। वहाँ पर हमने अब बताया कि हनुमंत थप्पा -50 के टेम्परेचर में 6 दिन रहे थे। दरअसल -50 तो वहाँ पे ऊपर के इलाके में जहाँ पर लोग बाहर खड़े उन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं, वहाँ -50 है। हनुमंत थप्पा तो 25 फीट की जो एकदम सख्त कंक्रीट से भी ज़्यादा हार्ड होने वाली बर्फ, उसके अंदर दबे थे। वहाँ का तापमान शायद हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, -50 से भी कई और तीव्र था वहाँ का तापमान। और सियाचिन की अगर हम बात करें तो हमने अभी अभी दर्शकों को दिखाया, वेदर जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ आपको ना किसी की गोली ना किसी के हथियारों से डर है, यहाँ पर वेदर का सबसे बड़ा खतरा है। ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि 1984 अप्रैल 1984 में जब इंडियन आर्मी यहाँ पहली बार पहुँची, आज़ादी से लगभग 40-45 सालों तक ये जगह खाली हुआ करती थी। यहाँ ना इंडिया ना पाकिस्तान ना चाइना रहा करता था। लेकिन जब पाकिस्तान ने उस तरफ बढ़ने की कोशिश की, उसे समझकर इंडियन आर्मी 1984 में वहाँ पहुँची। उस समय कई ऐसी मौतें हुई बर्फ़ के कारण, वेदर के कारण। आज उसका आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा कम है। और ताजुब करेंगे आप, जब जवानों से हम बात करते हैं तो वो वेदर या इन कंडीशनों के बारे में कोई कंप्लेन नहीं करते। जवान सिर्फ ये कहते हैं कि सर हम पूरी तरह से ट्रेंड हैं, हमारे पास इक्विपमेंट है सारा जो हमें चाहिए, बस आप आराम से हमें अपना काम करने दीजिए, आप कोई फिक्र में मत रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये इस किस्म का मनोबल है ऐसी जगह में। यानी कि खराब मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती होती है यहाँ पर जो जवान तैनात रहते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। एवलांच आना यहाँ पर एक बहुत कॉमन फिनोमिनन है। ऐसे में जब एवलांच आता है, इस तरह से सेना के जवान वहाँ पर दब जाते हैं, किस तरह से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को कैरी किया जाता है? क्या कुछ किया जाता है ताकि अगर कोई भी संभावना हो, कोई भी आशंका हो कि उनमें से कोई बचा हो, जैसे कि हनुमंत थप्पा बच गए, तब क्या किया जाता है? नेहा, आपने ये सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन जिसको मैं देख के आ रहा हूँ, शायद इंडियन आर्मी के इतिहास में इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इन ऊंचाइयों पर आज तक कभी नहीं माउंट किया गया है। तकरीबन 220 वहाँ पर अफसर और जवान उस इलाके में जहाँ 10 लोगों की ये पोस्ट हुआ करती थी, वहाँ पर आज के समय अब भी वहाँ पर तैनात हैं। तकरीबन 300 से ज़्यादा हेलीकॉप्टरों की फ़्लाइटें वहाँ चल रही हैं। एक तरह से देखा जाए और कहा जाए तो एक जंग का माहौल है। और यहाँ पर हम जंग लड़ रहे हैं वेदर के खिलाफ, हमारे जो दबे साथियों के लिए, उनके लिए जंग लड़ी जा रही है। वहाँ पर अभी इस समय मैं आपको बता सकता हूँ कि जब हनुमंत थप्पा तो यहाँ आ गए, यहाँ पे सभी लोगों ने एक तरह से उनके लिए प्रेयर्स शुरू कर दिए, भगवान से उनकी ज़िंदगी के लिए लोग बात कर रहे हैं। वहाँ पर आज भी 220 जवान हमारे पूरी तरह से लैस उन 9 शव के साथ अब भी इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का वेदर इतना ख़राब हो चुका है। सारे 9 शव बाहर हैं लेकिन उन्हें निकाला नहीं जा पा रहा, और जब तक उन्हें नहीं निकाला जाएगा तब तक ये ऑपरेशन अब भी चलता रहेगा। बार बार हेलीकॉप्टर सॉर्टियों की जाने की कोशिश हो रही है। आपने देखा, हम भी कोशिश कर रहे थे। इस समय वो जवान वहाँ पर -50 to -60 डिग्री में उन 9 शवों के साथ खड़े हैं, और हम बिल्कुल हनुमंत थप्पा की ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक छोटी सी मैं कहूँगा कि एक धन्यवाद और एक सलामी हम उन जवानों के लिए भी दें जो अब भी वहाँ पर चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुगल हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आने के लिए और समझाने के लिए कितनी विषम परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ पर। -50 से -60 डिग्री तक के तापमान पर रहना, आप समझ सकते हैं कितना कठिन वक्त वहाँ पर गुजारते हैं ये जवान हमारे। 6 दिन बाद बर्फ के नीचे से जिंदा बचे लांस नायक को
हनुमंत थप्पा को दिल्ली लाया जा रहा है। C-17 विशेष विमान से दिल्ली लाया जा रहा है और यहां पर केजरीवाल मोटर चली पम पम पम।